एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, आप सब लोगों को पता होगा क्लास 10th के जो हम लोगों के लेफ्ट ओवर चैप्टर्स रह गए थे, मैंने वो स्टार्ट किए थे। जिसमें से हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हेरिडिटी वाला पार्ट पूरा समझा दिया था। और आज से जो हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा था वो था इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी को अलग पढ़ते हैं हम लोग और इवोल्यूशन को हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी में करा चुकी हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके जो ओल्ड वीडियोस हैं वहां जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसका जो न्यू या नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर जब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं लेकिन कुछ चेंजेस आके, राइट, कुछ चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि ठीक है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है बच्चों में गए, ठीक है जाते हैं, कॉमन है, ये तो रूल है एक हमारे ह्यूमन बॉडी का। लेकिन जब इन्वायरमेंट के साथ उन्हीं कैरेक्टर में हमारी बॉडी में चेंजेस आते चले जाते हैं, तो वो चेंज वाले जो कैरेक्टर हैं फिर बच्चों में जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल काफी इवॉल्व हो चुका होता है, बहुत डेवलप हो चुका होता है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आप लोगों को, चिंपैंजी एंड ह्यूमन बींग्स। कहाँ चिंपैंजी फिर आदि मानव आए, फिर गांव में रहने लगे, फिर हाँ बिल्कुल शहरों में मॉडर्न, और आज के टाइम में देख ही सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स कितना डेवलप हो चुके हैं। So let's start. Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. Evolution क्या है? एक gradual change है किसी भी living organism में long duration। ऐसा नहीं है कि एक बार change हुआ उसके बाद होंगे नहीं, ये continuous है, long duration तक चलते ही चलते रहते हैं। This is a very slow moving process through which development of organism is achieved. बहुत ही slow process होती है। आप खुद सोच लीजिए, चिंपैंजी से आज ह्यूमन बींग्स बनते 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 100 of years, millions of years हम लोगों को गुजर चुके हैं, राइट। सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्लो गोइंग प्रोसेस इज दैट। All the stages and changes occurred in various components ranging from stars and planet space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. देखिए इवोल्यूशन में ना हम ये नहीं पढ़ते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। हम लोग यहाँ इवोल्यूशन में स्टार्स, प्लैनेट, अर्थ का बायोस्फीयर, सारी चीज, स्पेस, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ह्यूमन ही चेंज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आज का अर्थ का बायोस्फीयर देख लीजिए, प्रेजेंट टाइमिंग पर कितना चेंज हो चुका है। पॉल्यूशन, इतना सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, तो बायोस्फीयर चेंज हो गया ना। यही हम लोग स्टार्स और प्लैनेट की बात करें तो पहले के टाइमिंग पर कुछ स्पेस में बहुत सारी चीजें पहले कुछ और थी। पहले ड्वार्फ प्लैनेट था प्लूटो, आज के टाइम में नहीं है। तो इवोल्यूशन इज नॉट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजों की इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें। Formation of new species due to the change in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. किसी भी न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होना या फॉर्मेशन होना कब? जब उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर में चेंजेस आते चले जाए और बहुत लॉन्ग जनरेशन तक, 50 जनरेशन, 60 जनरेशन तक ये कंटिन्यूअस चेंजेस होते चले जाएं, राइट। और जब 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इतना इवॉल्व हो चुका होगा, इवॉल्व से मतलब इतना डेवलप्ड हो चुका होगा कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, राइट। 3.5 million years ago लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ। आज से हम लोग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले की बात करें तो हमारी अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी। एंड एट द बिगिनिंग देयर आर मे हैव बीन only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कोई लाइफ तो थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ पर सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ओशन में ऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक थे, जो धीरे धीरे करके मिले,
कंपाउंड फॉर्म हुए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड हुए, और फिर उसके बाद और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड मिले तो और कॉम्प्लेक्स चीजें बनती चली गई। यानी कि शुरुआत जो हुई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक छोटे से एलिमेंट से हुई है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट से। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले, कंपाउंड्स बने, कंपाउंड्स मिले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिले, फिर मैटर बना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनी। And the first primitive types of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. और सबसे पहले जब organic inorganic compounds mixed हुए तो first primitive type जो हम prokaryotes बोलते हैं ना, जो incomplete cells होते हैं, primitive type cells हम लोगों के बने। And the number of those cells have increased at the cost of surrounding केमिकल्स। और पहले एक प्रिमिटिव सेल बना, एक प्रिमिटिव सेल से बहुत सारे बने, और धीरे 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 करके ये प्रिमिटिव सेल्स अपने नंबरिंग में इंक्रीज होते चले गए, और यही प्रिमिटिव सेल्स बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए, बहुत सारे केमिकल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर को सहन करते हुए यूकैरियोट्स यानी कि जो एडवांस्ड टाइप के सेल्स हैं यूकैरियोट सेल्स उसमें कन्वर्ट हुए। There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. देखिए जो जितने भी सेल्स थे, प्रिमिटिव सेल्स थे पहले, प्रिमिटिव सेल्स जो कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट में दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहले बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन दैट मीन की बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कैरेक्टर्स, वो हैबिट जो एनवायरमेंट में है कि वो खुद अडेप्ट करता है अपने आप, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप सपोज करिए कोई महाराष्ट्र में रहता है, आई बिलोंग्स टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, राइट। कितना शायद मेरे ख्याल से यूपी और महाराष्ट्र को कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंसेस हैं। महाराष्ट्र थोड़ा सा हाई सिटी मैं बोल सकती हूँ, बहुत पॉपुलेटेड एंड हाई सिटी है बिकॉज स्टार्स आर लिव देयर। एंड यूपी की बात करें तो इतना डेवलप नहीं है एरिया। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ अपने एरिया में रहती हूँ, अपने इन्वायरमेंट में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ का एडेप्टेशन जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ की चीजें एडेप्टेड है। यही मुझे मुंबई जाना पड़े या महाराष्ट्र जाना पड़े किसी भी जगह, आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स। अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो अपने आप चेंज हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ पे सपोज करिए कि वाटर दूसरी क्वालिटी का आता है, ठीक है, यहीं पर मुझे महाराष्ट्र जाना पड़े कि वहां पर पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में एक ही क्वालिटी का दूसरे डिफरेंट टाइप का वाटर मिलता है, मुझे यहाँ का यूपी वाला नहीं मिल रहा, देन व्हाट शुड आई डू, मैं वहां का सिलेक्ट कर लूंगी ना, राइट, कर लूंगी मैं, क्योंकि मुझे जो चीज मुझे वहाँ एनवायरमेंट में सरवाइव करना है, और उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए जब उस एनवायरमेंट की चीजों को हम अडेप्ट करते हैं नेचुरली, इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, यही हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में जीन प्रेजेंट है ना, जब हमारी बॉडी के जीन में कुछ चेंज किया जाता है, क्योंकि जीन हमारे कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, और जब जीन में ही कुछ चेंजेस करेंगे तो कैरेक्टर में तो चेंज अपने आप ही आ जाएगा। तो आर्टिफिशियली है ना, क्योंकि इसमें केमिकल्स ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है। जब हमारे जीन, डीएनए, ब्लड या किसी में भी कोई भी डिफरेंट चेंज किया गया तो ये आर्टिफिशियल है। ना चाहते हुए भी मेरी बॉडी दूसरी चीजों को मतलब जो जीन मेरी बॉडी में चेंज किया गया उस चीज को अपनाएगी, क्योंकि वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी बॉडी में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में है कि अगर मुझे ये चीज चाहिए तो करूंगी, नहीं चाहिए तो नहीं करूंगी, मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी जीन में आ चुका है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, अपने आप कि आप जिस जगह पर जाते हो उसके एनवायरमेंट को अपने आप इजिली धीरे 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 करके क्या कर लेते हो, एडेप्ट कर लेते हो। वहां कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अगर मुझे नहीं लग रहा वहां का पानी अच्छा महाराष्ट्र का है, विल लाइक टू माय यूपी, मैं यूपी वापस आ जाऊंगी। सो दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन। तो पहले के टाइमिंग पर भी जो प्रिमिटिव सेल्स थे वो नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, क्योंकि वहां कोई आर्टिफिशियल कोई केमिकल था ही नहीं, मतलब जानबूझ के करवाने वाला, मैं ये नहीं कह रही। तो कुछ प्रिमिटिव सेल्स थे जो तो नेचुरल सिलेक्शन को
फॉलो कर गए, नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो करने का मतलब है वहां के एनवायरमेंट में एडजस्ट हो गए, ग्रो कर गए। और जो नहीं कर पाए, जो एडजस्ट नहीं कर पाए वहां के एनवायरमेंट में, नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर पाए, वो पेरिश हो गए, मतलब गायब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये है। And at present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complementarity are present on the earth. और आज की प्रेजेंट टाइमिंग पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स की करोड्स ऑफ स्पीसीज, जिसकी अलग डिफरेंट शेप है, कॉम्प्लेमेंसिटी है, हर चीज में प्रेजेंट है। Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. Animal diversity में बात करें तो यूनिसेलुलर अमीबा पेरीमीशियम से लेकर मैन यानी कि ह्यूमन बींग्स और जाइंट व्हेल तक है। उससे भी और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आज डिस्कवर ही नहीं हुए, बहुत सारे एनिमल्स। And the plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. यही हम plant diversity की बात करें तो plant में unicellular plant chlorella से लेकर इतना multicellular big tree banyan tree तक range है। And the life exists on earth everywhere from equator to both the poles. और जो life है हमारी earth पर इक्वेटर यानी कि मिड लाइन से लेकर जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स, पूरी वहां तक फैली हुई है, कह सकते हैं स्प्रेड है, रह रही है, जीवित है, कुछ भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंटेड ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एयर में, वाटर में, लैंड, रॉक सब जगह प्रेजेंट है। Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. और ह्यूमंस में ये जानने की ना बड़ी क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली में लाइफ का ओरिजिन कहाँ और कैसे हुआ, और ये चीज आज तक प्रूफ नहीं हो पाई, कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे आ गई, क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, स्टिल वी डोंट नो। बस हमें इतना पता है कि पहले के टाइमिंग पर अर्थ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, एलिमेंट्स थे, कॉम्बाइन हुए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्बाइन हुए तो और सेल्स में बनते चले गए, देन ऑल ओवर द थिंग्स। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organisms is accepted. पास्ट से लेकर आज के प्रेजेंट टाइमिंग तक पता नहीं हजारों ओरिजिन और इवोल्यूशन की थ्योरी प्रपोज्ड की गई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताई, बट वो प्रूफ नहीं कर पाए। क्योंकि बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के सारे भी सब्जेक्ट्स में जब आप किसी चीज को प्रूफ करते हो तो कहीं ना कहीं उस चीज के एक बोलते हैं ना कि एक चीज आपके पास होनी चाहिए, एक सबूत, राइट। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। तो जब तक उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं था, सबूत नहीं था, उनकी थ्योरी फेल हो गई। लेकिन कुछ हद तक एक थ्योरी थी जो आज के टाइमिंग पर हम लोग पढ़ते हैं, वो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि पहले एलिमेंट्स थे, एलिमेंट से कंपाउंड्स बने, कंपाउंड से सेल बने, सेल से बहुत सारे सेल्स बने, तो ऐसे ही करके करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट होता चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है ये आज के टाइमिंग पर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही है। प्रूफ तो इस बात का भी नहीं है, राइट, प्रूफ इसका भी नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट टाइमिंग को देखकर, आप प्रेजेंट टाइमिंग को खुद देखते हो कि आज का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सालों बाद आप देखोगे किसी बच्चे को या फिर उसकी आने वाली जनरेशन को कितना चेंज हो चुका होगा। तो क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइमिंग के डेवलपमेंट को देखकर ये थ्योरी बनाई गई कि शायद पास्ट में भी ऐसे ही डेवलपमेंट होते चले गए और ह्यूमन बींग्स बन गए। अब पीक इनटू हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक लेते हैं हम लोग, क्या किसने क्या कहा। Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. बहुत सारे philosophers ने, religious scholars ने लाइफ के फॉर्मेशन के बारे में अपने व्यूज दिए, आइडियाज दिए थे। There seems to be a through discussion over the formation of universe, various cultures, Indian, Chinese, Roman, Greek, जिसमें यूनिवर्स का फॉर्मेशन था, इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक सब कल्चर इंक्लूड था। Various cultures have noted
different type of information about planets, stars, Panch Mahabhut, living organism in the form of poetry, stories and religions, cat books. हम लोग कल्चर्स की बात करें तो बहुत सारी कल्चर्स की बातें आप लोगों ने सुनी होगी, प्लैनेट से रिलेटेड, स्टार्स से रिलेटेड, पंच महाभूत की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एक एनिमल का शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, सुना होगा, थोड़े से मुझे याद है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, एक नहीं याद आ रहा मुझे अभी थोड़ा सा, कौन सा था, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है वो लास्ट वाला। तो यहाँ पे ये सारी आपको याद है तो देख लीजिएगा, वो वर्ड मुझे भी, पंच वाला जो 5वां तत्व है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपने बहुत सारी स्टोरीज, पोइट्री, रिलीजियस कैट बुक्स में ये सब पढ़ा होगा। Theory of evolution. According to this theory, first living material has been formed in ocean. Evolution की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहला लिविंग मटेरियल है, प्रोटोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं, ओशन में फॉर्म हुआ था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, और फिर कुछ टाइम बाद इस लिविंग मटेरियल से ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। Gradually changes occurred in the unicellular organism from which large and more complex organisms were formed. फिर जैसे हम लोग के यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक लार्ज, मतलब पहले छोटे थे फिर थोड़े से बड़े, फिर लार्ज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बना और बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि बहुत सारे सेल कंबाइन हुए और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बॉडी तैयार हुई। All these changes were slow and gradual. ये जितने भी changes हैं ये बहुत ही slow और gradual होते हैं। Duration of all these changes is at most 300 crore years. और कहा जाता है कि ये जितनी भी changes हुए, कि पहला living material प्रोटोप्लाज्म बना, उसके बाद यूनिसेलर आया, यूनिसेलर बड़े हुए, थोड़ा सा ग्रो हुए साइज में, देन यूनिसेलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो पूरा चेंजेस होने में जो टोटल टाइम लगा वो 300 करोड़ ईयर्स लगा। Changes and development in living organisms had been all round multi-dimensional and this led to the evolution of different types of organisms. यही changes, development living organism में चारों तरफ से थे, मल्टी डायमेंशनल थे, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशन होता चला गया। देखिए कोई भी डेवलपमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड वाले पार्ट से हो रहा है, कि मतलब बॉडी तो उसकी सेम रह गई, हेड उसका डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी बॉडी यानी कि ऑल राउंड मल्टी डायमेंशनल, राइट, चारों तरफ से, कहते हैं चारों तरफ से बढ़ रहा है, मतलब ऑल राउंड से। तो इवोल्यूशन पूरा चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनल होता है, ऑल राउंड होता है। ऐसा नहीं है कि हैंड्स ग्रो हो गए, हेड ग्रो हो गया, बाकी चीजें नहीं हुई, so it's not possible. Hence this overall process is called as evolution, which is organization. और ये जो पूरी overall process होती है मल्टी डायमेंशनल ऑल राउंड से डेवलप होने की, इसको हम लोग बोलते हैं evolution, which is organizational. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution. Evolution की definition देखिए आपको बहुत बार मिलेगी, एक ये भी दी हुई है, स्टार्टिंग में भी थी, तो चाहे कितनी भी definition हो सबका मीनिंग एक ही होना है कि कोई भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्लांट्स और एनिमल्स में उनके एंसेस्टर से लेके उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, हर चीज का जो डेवलपमेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग इतनी देर से इवोल्यूशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम किस बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए। एविडेंस समझते ना, सबूत। मैंने अभी क्या कहा कि किसी थ्योरी को जब हम पढ़ रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस मतलब प्रूफ, मतलब सबूत होना चाहिए कि ये मेरे पास ये सबूत है इसलिए ये मैं इसको प्रूफ करता हूँ, राइट। तो वही एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. देखिए हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले के टाइमिंग में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, प्रेजेंट टाइमिंग की चेंजेस को देख के हम लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं कि हाँ ये पहले ऐसा हुआ, पहले इस तरीके से ग्रो हुए होंगे,
राइट। और ये जो इवोल्यूशन है ये एवरलास्टिंग चेंजेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 90 सेंचुरी तक इवोल्यूशन हुआ था उसके बाद हुई नहीं रहा, स्टिल हो रहा है और आगे होता रहेगा जब तक ये लाइफ है इस अर्थ पर, कंटिन्यूस ये इवोल्यूशन होता रहेगा। हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रूव होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं जिसके बेसिस पर हम इवोल्यूशन हाँ ऐसे हुआ इस तरीके से उसको प्रूव करते हैं। जिसमें से आपका पहला एविडेंस आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils, ear pinna, and thickly distributed hairs on body are seen in animals. Various similarity in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. मैं इसको ना इसमें पता है आप लोगों को समझा दिया है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स के बेसिस पर। मैं आपको बताती हूँ डायग्राम और डेफिनेशन के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजिकल, पहले तो मॉर्फो का मतलब ही समझ लीजिए, फिजिकल। मॉर्फो का मतलब होता है यहाँ पर फिजिकल एविडेंस। अब आप समझ सकते हैं फिजिकल एविडेंस। हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट फिजिकल है? हैंड्स, दिस वन, पूरा माउथ, राइट, आईज, नोज, ईयर्स, एंड यही प्लांट्स की बात, सॉरी, और पूरी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं हमारे, एंड यही हम प्लांट्स में बात करें तो लीफ की शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल, ये सब है। तो ये क्या है? ये फिजिकल चीजें हैं। जिस किसी की भी एनिमल्स की फिजिकल ऑर्गन, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम है, एज इट इज सेम टू सेम, ऐसे एनिमल्स को हम लोग ना एक ग्रुप में रख देते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना उसमें डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जो बहुत सारे हमारे फाइलम है, इस फाइलम में इस एनिमल्स को रखते हैं। एक ग्रुप है, एक ग्रुप में हम इस टाइप के एनिमल्स को रखते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कौन से हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके जो फिजिकल ऑर्गन है बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम सिमिलर है, चाहे एनिमल्स में बात करें चाहे प्लांट्स में बात करें। This indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. अब इस चीज से ना उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो एनिमल्स की आईज, ईयर यानी कि जो फिजिकल ऑर्गन्स है बिल्कुल सेम टू सेम है, एक ही पोजीशन है, सेम टू सेम, वो हमारे कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप यानी कि एक ही ओरिजिन या एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे एज यू कैन सी दिस वन इज अ डॉग, शीप एंड वॉल्फ। यहाँ पर आप देखो इनका जो माउथ वाला पार्ट है बिल्कुल सेम है। जो फिजिकल बात कर रहे हैं, इंटरनल की तो बात ही नहीं कर रहे, इंटरनल तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, सिर्फ फिजिकल की बात। जब हमने फिजिकली देखा तो वही थी है, ठीक है, इनके हाथ, नाक, मुंह, कान, जो भी चीजें हैं सब मतलब अपनी सेम टू सेम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिसमें उनके फिजिकली ऑर्गन सेम टू सेम है, कहीं ना कहीं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड उनका ओरिजिन और एंसेस्टर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। जो कि ये ट्रू नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जो कि ट्रू नहीं होता है कभी भी। डॉग का जो एंसेस्टर है वो वॉल्फ का एंसेस्टर होगा? नहीं भी, कभी नहीं। जो वॉल्फ का एंसेस्टर है वो शीप का एंसेस्टर है? कभी नहीं, नहीं होता ना। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ते तो हैं, ठीक है, बट ये प्रूफ नहीं है, बट ये प्रूव्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रूफ नहीं है। इसका क्या है? सबूत नहीं है। हम किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के उसको सेम एंसेस्टर से नहीं क्रिएट कर सकते या नहीं फॉर्म कर सकते। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, थ्योरी के लिए, बट इट्स नॉट ट्रू। सेम एज इट इज यहाँ पर देखो प्लांट्स में दिखाया गया है, सबकी लीफ एक जैसी लग रही है बट स्टिल प्लांट्स तो डिफरेंट है ना। प्लांट डिफरेंट है तो एंसेस्टर कैसे डिफरेंट हो जाए, एंसेस्टर कैसे सेम हो जाएंगे? वो भी हमारे डिफरेंट रहेंगे, राइट। के बाद हमारे एनाटॉमिकल आते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे बट इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी हमने एक पढ़ लिया है,
पहले एक को समझ लीजिए। इवोल्यूशन वाला तो इजी था, उसमें तो कुछ भी नहीं है। इवोल्यूशन में जितना ये हमने 3-4 साइड पढ़ी ना, इसमें से एग्जाम में से आपको कुछ पूछेंगे नहीं। सिर्फ क्या पूछेंगे, इवोल्यूशन की डेफिनेशन लिख दो, साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट का नाम पूछ लेंगे, थ्योरी है थ्योरी पूछ लेते हैं, डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि आपके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की। बाकी के हम जितने भी एविडेंस पढ़ेंगे, एविडेंस मेन है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इवोल्यूशन वाले पार्ट में सिर्फ वो डेफिनेशन आती है, साइंटिस्ट का नाम आ जाता है एंड ईयर पूछ लेंगे, कौन सी ईयर में, आज से कितने साल पहले। ये हमारे होते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। राइट, इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो नेक्स्ट एविडेंसेस हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।